स्वागत है सिलेक्शन गुरुजी कांस्टेबल प्रैक्टिस सेशन बैच। ऑल स्टेट्स कांस्टेबल और सेंट्रल गवर्नमेंट्स के कांस्टेबल, पैरामिलिट्री फोर्सेस कांस्टेबल के प्रीवियस क्वेश्चंस के एनालिसिस के बेसिस पे एक कंप्लीट कांस्टेबल प्रैक्टिस सेशन बैच हम जुनून बैच चला रहे हैं, जिसका उद्देश्य यह है कि किसी भी बच्चे को कांस्टेबल लेवल की तैयारी करते समय इस बात के लिए ना परेशान होना पड़े कि क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। और आज करीब 24वां ये आज हमारा 24वां वीडियोज़ होगा और 24वें वीडियोज़ में के बाद आप ये समझिए कि कहीं ना कहीं आपकी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी हुई होगी। आपको कहीं दिक्कत होती है तो आप हमारे चैप्टर वाइज सेशन, जो चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट है उसमें जाके आप एक एक चैप्टर को भी पढ़ सकते हैं। आप प्रैक्टिस सेशन बैच में प्रैक्टिस करिए, उसके बाद ये देखिए कि किस चैप्टर में आपको इशू है, किस चैप्टर में आपको प्रॉब्लम है। उस चैप्टर को आप हमारे चैप्टर वाइज सेशन से कवर कर लीजिए और उसके बाद फिर प्रैक्टिस सेशन आपके लिए बहुत मज़ेदार होने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो एक मोटिवेशनल कोट के साथ कि जीतने का मजा तभी आता है जब सभी आपको हारने का इंतजार करें। सपोज करिए कि आपको घोषित कर दिया जाए कि आप अपने घर के सबसे नालायक बच्चे हैं, आप जीवन में कुछ नहीं करने वाले, आप सबसे नाकारा हैं, आपके गार्जियन ये मान ले कि मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट के साथ आप पैदा हुए हैं और फिर जीवन में आप ही सफल हों, तो निश्चित रूप से ये आप समझिएगा कि ये आपके लिए ऐसा समय होगा, ऐसा मोमेंट होगा जब आपको लगेगा कि जब सब हारने का इंतजार कर रहे थे तब आप जीत कर निकले हैं और उस जीत की खुशी सिर्फ आप महसूस कर पाएंगे और कोई नहीं महसूस कर सकता। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि प्रथम 16 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत क्या है। ध्यान दीजिएगा, देखिएगा सवाल है प्रथम 16 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत। तो फार्मूला ये होता है कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत का फार्मूला है n+1 2n+1 ध्यान दीजिए, टू n+1/6। सॉल्व कर लीजिए इसको। देखिए n क्या रखना है 16 गुणित n+1 17 प्लस 16 दूनी 32 33 बटा 6, 3 दूनी 6 3 11 3 33 2 8 16 11 8 88 और 17 ये आ जाएगा आपको 1496। मल्टीप्लाई कर लीजिएगा 1496 1496 या 1496 इसका आंसर हो जाए। अगला सवाल आसान सवाल था ये। दूसरा सवाल है कि साधारण ब्याज एक राशि साधारण ब्याज की दर से 10 वर्ष में दोगुनी हो जाती है। एक राशि साधारण ब्याज की दर से 10 वर्ष में दोगुनी हो जाती है। साधारण ब्याज की उसी दर से उसके 4 गुना होने में कितना समय लगेगा। बहुत सिंपल सवाल समझो। इसका एक मामला ये होता है कि देखो अगर 10 वर्ष में 2 गुना है तो 2 गुना है तो कितने वर्ष में क्या है 4 गुना होगा। तो सीधा कर दो n-1 ईयर में, यानी 10 × 4 - 1 यानी 30 वर्ष में। कैसे होगा इसका लॉजिक समझ लीजिए। कैसे होगा इसका लॉजिक समझ लीजिए। इसका लॉजिक ये है, देखो क्या कर सकते हो आप। कह रहे हैं कि 10 वर्ष में 2 गुना हो जाता है। ठीक, मान लीजिए 100 रुपए का कोई राशि है, 10 वर्ष में वह 2 गुना यानी 200 हो जाता है। ठीक है, कह रहे हैं एक तो इसमें 100 रुपया तो आपका मूलधन है, प्रिंसिपल, ब्याज कितना मिला आपको 100 रुपए, ये आपका इंटरेस्ट है। बात क्लियर हो रही है।
मैं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूं कि n-1 इंटू टी क्यों करोगे, क्योंकि अब क्या है, अब देखो अगर यही 100 रुपए, अब कह रहे हैं कि ये 100 रुपया कितने टाइम में t इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क 4 गुना यानी 400 हो जाएगा। 400 होने का क्या मतलब है, 100 मूलधन और इंटरेस्ट कितना है 300। अब एक बात मुझको बताओ, 100 रुपया मूलधन यहां भी कॉमन है, 100 रुपया मूलधन यहां भी कॉमन है, बट इंटरेस्ट वेरी कर रहा है। 100 रुपया इंटरेस्ट पाने में 100 रुपए को 10 साल लग गए, तो 100 रुपये को 300 रुपया इंटरेस्ट पाने में कितने साल लगेंगे, 30 साल लगेंगे, 30 साल लगेंगे। तो आपका आंसर कितना हो गया, 30 वर्ष। क्लियर है मेरी बात, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है ना, तकलीफ नहीं है ना, कर लोगे, ठीक, आगे बढ़े, ठीक है भाई। समझो बात को कि 100 रुपए पे 100 रुपया ब्याज पाने में 10 साल लग गया, तो 100 रुपए पे 300 रुपया ब्याज पाने में 30 साल लग जाएंगे, 3 गुना समय, ब्याज 3 गुना तो समय भी 3 गुना, ठीक है। अगला सवाल ध्यान देना, एक वृत्त की परिधि में 30% की कमी कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी होगी। तो बहुत सिंपल सवाल समझो, कितने प्रतिशत की कमी होगी, 51%। देखो x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100, ठीक है। तो कितना हो गया, कमी हो रही ना, -30 प्लस -30 गुणित -30 बटा 100, तो -60 प्लस 9 बराबर -51, यानी कितने परसेंट की कमी होगी, 51% की कमी होगी। आपका कोई ऑप्शन नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, आप एक बढ़ाई, ये एकदम 100% आप लॉक कर लीजिए कि 51% ही होगा, ठीक है, 51% होगा, ठीक, कोई दिक्कत नहीं, यही होगा। परिधि में 30% की कमी का मतलब है कि त्रिज्या में 30% की कमी, और त्रिज्या में अगर 30% की कमी होगी तो क्षेत्रफल त्रिज्या का वर्ग होता है, तो x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100 का फॉर्मूला अप्लाई होगा और ये 51% की कमी आएगी। अगर ये होता कि क्षेत्रफल कितने प्रतिशत रह जाएगा तो 49 आंसर होता, क्योंकि 51% घट जाता तो 49% होता, लेकिन कितने प्रतिशत कमी हो गई तो 51% की कमी हो गई। इस बात में कोई भी तकलीफ नहीं है, ठीक है, ठीक है ना। अब अगर आप इसको बहुत डिटेल मेथड से जानना चाहते हैं कि नहीं ये सवाल बहुत डिटेल मेथड से लग जाए, तो भी आप समझ लीजिए कि ठीक है, इसको समझ लेते हैं जरा सा एक बार। एक तो ये तरीका है, शॉर्टकट है इस सवाल को डील करने का, इस क्वेश्चन को डील करने का ये एक तरीका है कि 51% आपका आंसर है, इसको लॉक कर लीजिए, ठीक, 51% कमी, ठीक। अब दूसरे तरीके पे बात करते हैं कि इसका डिटेल मेथड से सॉल्व कर लेते हैं। जैसे चूंकि कंफ्यूजन हो गया ऑप्शन को देख के, तो इसको कैसे और दूसरे बेहतर तरीके डिटेल मेथड से, जिसको कह सकते हैं आप स्कूल मेथड से कैसे चेक कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। मान लेते हैं, मान लिया दो चीजें हैं, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, और सपोज करिए आर को मान लिया हमने 10, आर को मान लिया हमने 10, तो ये 10 का स्क्वायर यानी 100 पाई हो गया, ये एक क्षेत्रफल हो गया। दूसरा कह रहा है 30% की कमी हो जाए यानी पाई आर कितना हो जाए 7, यानी ये स्क्वायर हो गया, यानी कितना हो गया 49 पाई, 100 पाई से 49 पाई हो गया, सीधा सीधा दिख रहा है कि 51% की कमी है, ठीक है ना। सिंपल सवाल है, कोई दिक्कत ही नहीं, ठीक, सॉल्व हो गया। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल ध्यान दीजिएगा,
ठीक, कह रहे हैं कि 15 गुणित 15 गुणित 10 बीमाओं वाले कमरे में रखी जा सकने वाली सबसे लंबी छड़ की लंबाई होगी। ध्यान देना, कहते हैं विकर्ण जो होता है, किसी भी कमरे का विकर्ण जो होता है वो सबसे लंबाई में होता है उसका वो सबसे लंबी छड़ विकर्ण के अनुदिश रखी जा सकती है। तो विकर्ण क्या हो जाएगा इसका? विकर्ण का फॉर्मूला है आपको √L² प्लस B² और प्लस H²। तो L² कितना हो गया भैया? 225 प्लस 225 और प्लस H² 100। 450 और 100 550 √550 और 550 का मतलब हो गया √550 का मतलब हो गया 5, तो 5 से करोगे 110, फिर 5 करोगे तो 22, फिर 2 गुणित 11 यानी 5√22। 5√22 ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, विकर्ण की लंबाई यही होती है और विकर्ण के अनुदिश ही सबसे अधिक लंबाई की छड़ रखी जा सकती है। अगला ध्यान दीजिएगा, कह रहे हैं कि एक दुकानदार के भंडार में चावल के भंडार में 25% की वृद्धि हुई। चावल के भंडार में कितने प्रतिशत बेचा जाए जिससे कि भंडार फिर से उतने पर ही आरंभ में आ जाए जितना आरंभ में था, 20%। भाई पहले मान लो 100 था, बढ़ के कितना हो गया 125। अब इसमें से कितना बेच दें कि पहले लेवल पे आ जाए, तो 25 बेचना पड़ेगा। कितने में से? 125 पे गुणित 100, तो 25 बटा 125, 25 बचे 125, 5 20 100, ये 20%। कोई दिक्कत नहीं है ना, कर लेंगे, यहां तक कोई तकलीफ नहीं है। ठीक, अगला ध्यान देना, अगला सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है, इसको भी ध्यान में रखने की जरूरत है कि कह रहे हैं कि 8 महिला या 6 लड़के द्वारा किया गया कार्य 4 पुरुषों द्वारा किए गए कार्य के बराबर है। ठीक है, एक काम को 12 दिन में पूरा करने के लिए 15 लड़कों और 5 पुरुषों को काम पर लगाया गया। 3 पुरुष 4 महिला और 6 लड़के उसी काम को पूरा करने में कितना समय लेंगे? ध्यान रखना दोस्त, सवाल में जो पहली कंडीशन है कि 8 महिला बराबर हैं 6 लड़के के, और बराबर हैं 4 पुरुष के, ये 6 है। 4 पुरुष के एक काम को 12 दिन में पूरा करने के लिए 15 लड़कों और 5 पुरुषों को काम पर रखा जाता है। ठीक, 15 लड़के प्लस 5 पुरुष, बारह दिन में काम करते हैं। ध्यान दीजिएगा जरा, बराबर कह रहा है 3 पुरुष 4 महिला प्लस 6 लड़के उसी काम को कितने दिन में कर पाएंगे, यही सवाल है। तो ठीक है, 12, अब आप देखो 15 लड़के लगाए गए हैं, 5 आदमी लगाए। अगर यहां से बात करो तो 6 लड़के बराबर 4 आदमी, यानी 3 लड़के बराबर कितना? 2 आदमी। और 15 लड़के हैं तो 15 लड़के बराबर 10 आदमी। तो इस 15 लड़कों की जगह पे हम 10 आदमी रख सकते हैं प्लस 5 आदमी, 12 दिन में करते हैं। यहां क्या कह रहे हैं कि 3 आदमी हैं, बड़ा चक्कर है यार पेन का।
या यहां पे ये मैं लिख दूं जरा सा कि 15 लड़के बराबर 10 आदमी। ठीक है, अब यहां पे 3 आदमी हैं, प्लस 4 महिला। देखो 8 महिला बराबर है कितने के? 4 पुरुष के। तो 8 महिला 4 पुरुष के बराबर है, तो 4 महिला 2 पुरुष के बराबर हो गई। सब पुरुष में बदल लो। और प्लस 6 बच्चे बराबर है 4 आदमी के। कितने दिन में पूरा करेंगे? तो 10 5 15, 15 आदमी कोई काम 12 दिन में कर सकते हैं, तो 3 2 5 4 9 आदमी उसी काम को कितने दिन में करेंगे, यही सवाल है। ठीक, तो 3 त्रिके 9, 3 चौके 12, 3 पचे 15, यानी डी बराबर 20 दिन। ये आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, 20 डेज। समझ गए ना? बात को समझो दोस्त, एक बार फिर से समझ लेते हैं। सवाल इतना टिपिकल नहीं है, पहले ही फ्रेम में दे रहा है कि 8 महिला बराबर 6 बच्चे बराबर 4 पुरुष, यानी 3 बच्चे बराबर 2 पुरुष, या यूं कह सकते हो कि 15 बच्चे बराबर 10 आदमी। और 4 देखो, तो यहां कह रहा है कि 15 बच्चे और 5 आदमी 12 दिन में कर सकते हैं, तो 3 आदमी 4 महिला और 6 बच्चे कितने दिन में करेंगे। सब वैल्यू पुट करके सबको आदमी में बदल लिया और निकाल लिया, 20 दिन में काम पूरा हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल ध्यान दीजिएगा। अगला सवाल है कि एक ट्रेन पटना से हावड़ा के लिए तथा दूसरी हावड़ा से पटना के लिए एक ही समय पर चलती है। मिलने के समय के बाद ये ट्रेनें 9 घंटे और 16 घंटे में एक दूसरे को के गंतव्य तक पहुंच जाती हैं। इनके चालों का अनुपात क्या होगा? तो इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला है कि S1 by S2 इज इक्वल टू अंडर रूट T2 by T1। ठीक है, T2 by T1। तो ये बराबर है अंडर रूट T2 कितना हो गया? 16/9 बराबर 4/3, यानी S1 संबंधे S2 बराबर 4 संबंधे 3। कोई दिक्कत नहीं, कर लेंगे। सिंपल सवाल है, सिंपल सा फॉर्मूला है इसका। अगला सवाल है, एक खाली हौज को भरने में 2 पाइप ए और बी क्रमशः 90 मिनट और 60 मिनट लेते हैं। यदि टंकी को भरने में आधा समय बी काम करे तथा आधा समय ए और बी दोनों काम करें, तो हौज को भरने में कितना समय लगेगा? सिंपल सा सवाल है, समझ लो। एक खाली हौज को भरने में 2 पाइप ए और बी क्रमशः 90 मिनट और 60 मिनट लेते हैं। यदि टंकी को भरने में आधा समय बी काम करे तथा आधा समय ए और बी दोनों काम करें, तो हौज को भरने में कितना समय लगेगा? यही सवाल है। ए कितना है? ए 90 मिनट, ए 90 मिनट और बी कितना है? 60 मिनट। कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या कह रहे हैं, इसका एलसीएम ले लीजिए 180, 9 दूनी 18, 6 त्रिक 18। ठीक है, अब आप देखो कह रहे हैं कि ए प्लस बी जब काम करेंगे तो कितना काम करेंगे? 5 काम करेंगे। और बी जब अकेले काम करेगा तो कितना काम करेगा? 3 काम करेगा, यानी 5 3 8 काम। ठीक है, 8 काम। अब पूरा काम कितना कराना है हमको पूरा काम कराना है 180। तो कितने समय में करेंगे? 180 बटे 8, 180 बटा 8 का मतलब हो गया 22 सही 1/2 मिनट। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया।
ये है बी ऑप्शन, 22 सही 1/2 मिनट। ठीक है, अगला सवाल ध्यान दीजिएगा। 10वां सवाल है कि 8,000, देखो 18,600 रुपए पर 2 साल में, 2 साल के लिए, जिसमें पहले साल पर ब्याज की दर 8% और दूसरे साल 15% हो, चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? सिंपल सवाल समझो दोस्त, ये सवाल ऐसा है, इस तरह से भी लग सकता है कि एक नगर की जनसंख्या 8,600 है, पहले साल 8% बढ़ती है और दूसरे साल 15% बढ़ती है, तो 2 वर्ष के अंत में नगर की जनसंख्या क्या है? ये सवाल वैसा ही है कि 18,600 रुपया है, पहले साल 8% ब्याज लिया और दूसरे साल 15% ब्याज लिया, तो पैसा कितना हुआ, ब्याज कितना हुआ? तो समझ लो ब्याज कितना होगा, ध्यान देना। 18,600, ठीक है, 18,600 ब्याज केवल चाहिए तो 18,600 ब्याज चाहिए, तो सिर्फ 8/100 गुणित कितना 15/100। ठीक, या इसको इस तरह से समझ लो, थोड़ा सा इस तरह से समझ लें तो ज्यादा बेहतर समझ पाएंगे आप। ठीक है, ऐसे भी आ जाएगा 15/100। ये 0000 से खत्म। ठीक है, चलिए 4 से काट लीजिए, 4 दूनी 8, 4 25 हम 100, 5 पचे 25, 5 तिहाई 15। ठीक, ये 2। अब कितना हो गया, ऊपर 6 होगा, यहाँ 5 हो गया। ठीक है, काटना तो पड़ेगा ही, काट लो। 5 तिहाई 15, 3 18, 5 सते 35 और 0.2 गुणित 3 दूनी 6 बराबर आ जाएगा ये। अरे यार बड़ा कम आ रहा है। हाँ, 0000 से खत्म हो गया। 4 दूनी 8, 4 25 हम 100, 5 पचे 5 तिहाई 15, 5 पचे 25, 5 से 1 काट दिए 6, तो नहीं यार ऐसा नहीं। 1 मिनट ध्यान दीजिएगा, कुछ गड़बड़ हो गया। अभी 1 मिनट चेक कर लेते हैं। मिश्रधन क्या आएगा ये निकाल लें पहले, और फिर मूलधन घटा लेंगे। देखो 18,600 गुणित 108/100, 1 साल के बाद इतना प्राप्त होगा, गुणित 2 साल के दूसरे साल कितना प्राप्त होगा 15% की दर से 115/100। ये 0000 से खत्म हो जाएगा। काटेंगे तो ये कितनी बार कटेगा, 20 बार कटेगा और ये 23 बार कटेगा। ठीक, इसको जब आप सॉल्व कर लेते हैं तो आपको मिलता है 23,101 1.20 और आपका मूलधन ये क्या है, ये मिश्रधन है, ध्यान देना, ये 2 साल के बाद का मिश्रधन है। मूलधन क्या हो जाएगा 18,600.00। तो ब्याज क्या हो गया, ब्याज बराबर हो गया 0.20 और ये 1 0 11 में से 6 जाएगा 5 5। ठीक है, तो यह आ जाएगा 4 4501.20। ठीक, ब्याज कितना आ गया 4501.20। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर। अगला सवाल ध्यान दीजिएगा। एक बेईमान दुकानदार कपड़े को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, परंतु 1 मीटर के स्थान पे 90 मीटर माप का प्रयोग करता है, उसे कितने प्रतिशत लाभ होगा? ठीक है, ध्यान दो बच्चा। एक बेईमान दुकानदार 1 मीटर के बजाय 90 सेंटीमीटर, यानी चोरी कितने की 10 सेंटीमीटर की, दिया कितना 90 सेंटीमीटर गुणित 100 गुणित 100, तो 100 बटा दिया कितना 100
तो 100/9 बराबर 11 सही 1/9%। ठीक, ये आपका हो जाएगा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। ठीक, कोई नहीं। देखो बच्चा है क्या, 1 मीटर उसको देना चाहिए था। 1 मीटर का मतलब कितना देना चाहिए था? 100 सेंटीमीटर। 100 सेंटीमीटर दिया कितना? 90 सेंटीमीटर। तो 10 सेंटीमीटर का प्रॉफिट है ना, ये तो प्रॉफिट है। तो यही आपका 10/90 गुणित 100, इतना आ जाएगा आपका आंसर। कोई दिक्कत नहीं। अगला सवाल, 24 छात्रों की एक कक्षा में, ध्यान देना, 24 छात्रों की एक कक्षा में, एक कक्षा के 24 छात्रों की एक कक्षा के अंग्रेजी विषय के औसत अंक 56 है। 24 छात्रों की एक कक्षा के अंग्रेजी विषय के औसत 56 है। यदि 3 विद्यार्थियों के अंक गलती से 44, 45, 61 पढ़ लिया गया, जबकि उसके वास्तविक अंक 48, 59 और 67 थे, तो सही औसत क्या होगा? ध्यान देना, 44 को 48 पढ़ लिया गया जबकि उनके औसत वास्तविक अंक 4, 44, 48 यानी +4, 45 और 59 यानी 10, 4, 14 +14, और 61 और 67 थे 6 +6, यानी सीधा सीधा हो गया कि 14, 6, 20, 4, 24 नंबर कम जोड़ा गया। टोटल में 24 नंबर कम जोड़ा गया तो औसत 56 आया। ध्यान देना दोस्त, सिंपल 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 सवाल, सिंपल सवाल है, बहुत बेहतरीन सवाल। 24 छात्रों की एक कक्षा में अंग्रेजी विषय के औसत 56 है। यदि 3 विद्यार्थियों के अंक गलती से 44, 45, 61 पढ़ लिए गए, जबकि उनके अंक 48, 44 वाला 48 था यानी +4, फिर 45 वाला 59 था यानी +14, और 61 वाला 67 था यानी +6, यानी 24 नंबर कम जोड़े गए टोटल में, तो औसत में कितना कम आया होगा? 24/24 बराबर 1 कम आया होगा। 1 कम आया होगा तो 1 जोड़ दीजिए, यानी सच्चा आंसर वास्तविक औसत 57 होगा। यहां नहीं है तो इसमें से कोई नहीं। एक्चुअल एवरेज कितना हो जाएगा? 57। ठीक है ना, ये सिस्टम। अगला सवाल, अगला सवाल, 8,000 रुपया निवेश करके रेखा एक दुकान आरंभ करती है। 8,000 रुपए का निवेश करके रेखा एक 8,000 रुपए का निवेश करके रेखा एक दुकान आरंभ करती है। 3 माह बाद 5,000 रुपया निवेश करके रूबी उसमें सम्मिलित हो गई। यदि वर्ष के अंत में 2350 रुपए लाभ हुआ हो तो उनमें रेखा का भाग रूबी के भाग से कितना अधिक होगा? ध्यान दीजिएगा जरा सा, पार्टनरशिप का क्वेश्चन है। इसमें है एक नाम रेखा और एक नाम है रूबी। ठीक, 8,000 रुपया निवेश करके रेखा ने व्यापार आरंभ किया। 3 माह बाद 5,000 रुपए का निवेश करके रूबी उसमें शामिल हो गई, यानी रेखा का पूरा 12 महीने पैसा चला और रूबी का महीना पैसा चला 9 महीना। तो अनुपात क्या हो गया? 3-0, 3-0 से खत्म, 3 चौके 12, 3 तिरिके 9। ठीक, तो ये 16 संबंधे 15 का अनुपात हो गया। ठीक, अब कह रहे हैं कि यदि वर्ष के अंत में 2315 रुपया लाभ हुआ हो, यानी 31 बराबर, ये लाभ, ये निवेश का अनुपात है, यही लाभ का अनुपात होगा। यानी अगर इसका अनुपातिक योग की बात करिए आप, तो 15 + 16, 15, 31 भाग बराबर 2350। तो 1 भाग बराबर 5 × 5, 5 × 15 नहीं, तो कैसे कटेगा भाई? 31 हो गया ना। सारी यार, ये 4 है ना, 8 चौका 32 होगा, सॉरी, ध्यान दीजिएगा।
गड़बड़ हो गया। 32 15 32 10 42 5 47 47 भाग बराबर 2300 2350। तो एक भाग बराबर कितना हो जाएगा? 5 सत्ते 35, 5 के 20, 3 50 हो जाएगा। तो कह रहे हैं दोनों का अंतर, अंतर कितना है? अंतर बराबर हो जाएगा 15 15 30 17, 17 भाग, और 17 भाग बराबर 17 पचे 85 यानी 850, 850। ठीक है ना, कर लोगे, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है ना भाई। 8 यही मिस हो गया था, 8 दूनी 16, 8 चौका 32 होगा, 32 15 47 होगा, और ये आपका दोनों का अंतर आ जाएगा 850। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, एक आयत की लंबाई 50% कम कर दी जाए और चौड़ाई 80% बढ़ा दी जाए तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत परिवर्तन होगा? सिंपल सवाल है, लगा लेंगे आप x + y + xy/100 से। 50% की कमी प्लस 80% की वृद्धि प्लस 80 प्लस -50 गुणित प्लस 80 बटा 100, 50 दूनी 100, 20 दूनी 40, -40 हो जाएगा। ठीक है, तो आ गया ये प्लस 30 और माइनस, और ये कितना हो गया? -40। तो कितना हो गया? 10 - 10 यानी 10% की कमी हो गई। कोई दिक्कत नहीं है ना, 10% की कमी। ठीक, अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, एक वृत्त का व्यास जितना है एक वर्ग का विकर्ण भी उतना ही है, वृत्त और वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? यदि मान लेते हैं हम कि जो है, सपोज करिए भाई वृत्त है तो वृत्त की त्रिज्या कितनी हो जाएगी? πr², और विकर्ण है तो 1/2 a², यानी विकर्ण का स्क्वायर। ठीक है ना, यही होता है। तो πr अगर मान लेते हैं हम कि 1 सेंटीमीटर है व्यास, तो 1/2 होगा, यानी अगर हम मान लें कि कोई वर्ग है, इसका विकर्ण a है, और एक वृत्त का व्यास जितना है, एक वृत्त का व्यास जितना है एक वर्ग का विकर्ण भी उतना ही है, वृत्त और वर्ग का क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? πa, अगर ये व्यास है तो a/2 त्रिज्या होगी और उसका स्क्वायर लग जाएगा, उसका स्क्वायर लग जाएगा। यहां पे बराबर होगा 1/2 a², यानी पाई इंटू a²/4, a²/4 इज इक्वल टू 1/2 a², a² से कैंसिल कर जाएगा और ये 2 हो जाएगा, यानी पाई संबंधे 2। ये आपका आंसर होगा, पाई संबंधे 2। ठीक है, तो आज कांस्टेबल प्रैक्टिस सेशन बैच में इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी, कुछ ऐसे ही चुनिंदा शानदार प्रीवियस क्वेश्चन के बेस पे तैयार किए गए बेहतरीन कांस्टेबल लेवल के क्वेश्चंस के प्रैक्टिस सेशन के प्रैक्टिस के लिए हम फिर आपके बीच होंगे। देखते रहिए सिलेक्शन गुरुजी ऑनलाइन। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।